हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। कुछ बेहतरीन करंट के साथ फिर आज उपस्थित हैं। बस लगातार प्यार बनाए रखिए, मोहब्बत करते रहिए, खूब पढ़िए, दिल से पढ़िए, दिल की गहराइयों से पढ़िए, जितना पढ़िए समझ के पढ़िए, मजा लेके पढ़िए। और 3 R हमेशा याद रखिए, रिवीजन, रेगुलर और रूटीन। 3 R जीवन में सफल होना है तो 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। रिवीजन करिए, रूटीन से पढ़िए, रिवीजन करिए, रूटीन से पढ़िए, रिवीजन करिए, रूटीन से पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। ये 3 मंत्र है। हमने कहा पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। आज गए, रात भर पढ़े, कल से नदारत। एनर्जी, जिस एनर्जी से आप तैयारी करते हैं उस एनर्जी को आप लगातार 1-1.5 साल बरकरार रख दें, 1 साल कम से कम, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और हम रोज बोलते हैं 3 R, रेगुलर पढ़ो। अगर 8 घंटे पढ़ो या 10 घंटे, वो मैंने नहीं रखता। 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। दूसरा, रेगुलर पढ़ो। और तीसरा, रूटीन से पढ़ो। रूटीन का मतलब, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केवल हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, साइंस तो केवल साइंस। गलत आदत है। आप करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस सबके लिए 2-2, 3-3 घंटे निकालिए। आप पूरे हफ्ते में सारे सब्जेक्ट को, जब आपका एग्जाम आ गया सामने 1-2 महीने के अंदर, तो आप 2 महीने पहले से सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करते चलिए, सारे सब्जेक्ट को करते चलिए। तो 3 लाइन याद रखिए, R R R। और एक चीज और ध्यान रखिए, कोई किसी से कम नहीं है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, किसी से भी कमजोर मत समझना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। क्योंकि कमजोर जो होता है ना, कहा जाता है उसके अंदर असीम ताकत होती है। यदि आप कमजोर हैं, इसका मतलब आपके अंदर भरपूर ताकत है। याद रखो, जब अत्याचार और अन्याय की सीमा जब हद से पार हो जाती है तो सबसे पहले बेजान में ही जान आता है। भैया, सामने दुष्यंत आपके सामने है। दुष्यंत, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। जरूरत इस बात की नहीं है कि आपके अंदर कितना ताकत है, जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर टकराने की हिम्मत है। आपके अंदर टकराने की हिम्मत है, ये सबसे बड़ी बात है। चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत है, ये सबसे बड़ी बात है। आप डर के भागते नहीं हैं, कमजोर हैं लेकिन टकराते हैं आप। इसको कहते हैं भैया, असली जो फाइटर है ना, उसकी पहचान होती है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। बस इस लाइन के साथ आज मैं सेशन की शुरुआत करूंगा। रेगुलर पढ़ो, रूटीन से पढ़ो, रिवीजन करके पढ़ो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप लोग बीपीएससी का प्री निकालना है तो मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और प्रीवियस पेपर, बीपीएससी का 10 ईयर और यूपी का भी 10 ईयर, झारखंड का 10 ईयर, एमपी का 10 ईयर, राजस्थान का 10 ईयर, सारे जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं उसके 10 साल का पेपर आप इन 2 महीने में लगा जाइए। और साइंस और हिस्ट्री को विशेष रूप से पढ़ जाइए। आपका रिजल्ट न हो, ये हो ही नहीं सकता। प्रीलिम आपका 100% होगा, लेकिन अब हल्के में नहीं लेना। हमारे पास मात्र 1.5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में हमें अब लड़ना होगा, अब फाइट करना होगा, फाइटर की तरह आगे बढ़ना होगा। तो मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए आज का पहला, आज हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में लाए हैं। आज का करंट आपकी डिमांड थी कि सर एमसीक्यू के फॉर्म में लाया जाए, तो आज हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में लाए। सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। चलिए, पवन कुमार, पंकज, रणधीर पांडे जी, अखिलेश राज, पायल झा, कुंदन कुमार, रणधीर कुमार, अर्चना कुमारी, सुरेश कुमार जी, अंकिता, सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। भैया लगे रहो, इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं के फॉर्मूला पर। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। थोड़ा लिंक को शेयर कर दो, लिंक को अधिकतम चैनल पर शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच जाए। चलिए, तो हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में, आंसर करना आप लोग, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, और अंत में बताना कि आपका स्कोर कितना आया। निम्न में से किस भारतीय शहर में अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, मैंने कल बताया है, का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित करना है। कल बताया है मैंने, कल ही बताया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक रीजनल हेडक्वार्टर बनाना है।
आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। लेकिन उसका भारत में एक कार्यालय कहां खोला गया? इसका आंसर आपको देना है। भारत में इसका कार्यालय कहां स्थापित किया गया? सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए, सभी लोग जल्दी से। कल ही मैंने बताया है, नई दिल्ली। अरे कौन कौन से देश को गवर्न करेगा? मैंने बताया है कल आप लोगों को। कल मैंने आपको बताया 8 देश, कुल मिला के 8 देश को गवर्न करेगा। कौन कौन भैया? तो अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल नोट कर लो, भूटान, बांग्लादेश, बीडी लिख दिया बांग्लादेश को, मालदीव, मालदीव भारत का तो करेगा ही भारत। उसके बाद श्रीलंका और ईरान, श्रीलंका और ईरान, टोटल 8 देश हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो क्षेत्रीय कार्यालय होगा वो 8 देश को गवर्न करेगा। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक रीजनल हेडक्वार्टर खोला गया है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और ये भी नोट कर लीजिए कि क्षेत्रीय कार्यालय किसको गवर्न करेगा? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, भारत, श्रीलंका और ईरान का। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राजनेता ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की आत्मकथा अनगिलल ओरुवन का विमोचन किया है? किस राजनेता ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की जीवनी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ऑटोबायोग्राफी, उसको विमोचित किस राजनेता ने किया है? प्रधानमंत्री श्री मोदी, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राहुल गांधी विपक्ष के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और सोनिया गांधी। बताइए जल्दी से उत्तर, सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से। किसने इस किताब का विमोचन किया है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दे दीजिए। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। किसने इस पुस्तक का विमोचन किया है? अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, ये स्टालिन साहब हैं, इन्होंने, इनकी एक किताब है अनगिलल ओरुवन, इस किताब का विमोचन किसने किया है? तो सही उत्तर होगा श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। बुक का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर निम्न में से किस शहर में 21 नहीं 11 लाख, कितने लाख? 11 लाख दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। यह दीपक किस शहर में जलाया गया? क्वेश्चन है कि यह दीपक किस शहर में जलाया गया? जल्दी से उत्तर दीजिए। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर किस शहर में जलाया गया? 11 लाख दीपक। अयोध्या के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया, अयोध्या के रिकॉर्ड को भी तोड़ा गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। सभी लोग जल्दी से उत्तर कीजिए। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन या ग्वालियर? सभी लोग जल्दी जल्दी उत्तर कीजिए। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग फटाफट आंसर कर दीजिए।
चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या है भैया, यहां महाकाल मंदिर है, महाकाल मंदिर है। इसके अलावा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, नोट कर लीजिए, क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन मालवा के पठार पर है, मालवा के पठार पर है। उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है। इतनी बातें उज्जैन से आप याद कर लीजिए। अभी उज्जैन में 11 लाख दीपक जलाकर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। महाकाल मंदिर शिवरात्रि के अवसर पर महाकाल मंदिर के सामने 11 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है उज्जैन। नोट कर लीजिए, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, यहाँ महाकाल मंदिर है, मालवा के पठार पर है और यहाँ कुंभ का मेला लगता है। इतनी बातें याद रखिए। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, नोट कर लीजिए। और यहाँ क्या है भैया, इसे मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है। अगर बात करें जबलपुर का, तो जबलपुर के निकट नर्मदा नदी में, आप जानते हैं जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है और जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर धुआंधार वाटरफॉल है। जबलपुर के निकट अगर बात करें, इतना नोट कर लीजिए पहले, अगर बात करें जबलपुर का, अगर बात करते हैं हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है और यहाँ भेड़ा घाट है। यहाँ भेड़ा घाट जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ धुआंधार वाटरफॉल है, धुआंधार जल प्रपात है, जल प्रपात है, नोट कर लीजिए। और ग्वालियर, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। और 57 की क्रांति में तात्या टोपे ने यहां से लड़ाई की थी। 57 की क्रांति में ग्वालियर से तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था और ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। अकबर के दरबार में एक नवरत्न थे, एक संगीतज्ञ थे तानसेन, उनका मकबरा कहाँ है भैया, ग्वालियर में। और ग्वालियर चंबल के बिहार में पड़ता है, ग्वालियर चंबल नदी के बिहार में आता है, नोट कर लीजिए। इतनी बातों को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा और 57 की क्रांति में वो कहां से नेतृत्व किए थे, तात्या टोपे, तात्या टोपे ग्वालियर से। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस महान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का हार्ट अटैक आने से 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कहां निधन हुआ? थाईलैंड में। उनका निधन जब हुआ तो उस समय वो कहां थे? थाईलैंड में थे। 52 साल की उम्र में निधन हुआ। ऑस्ट्रेलियाई महान गेंदबाज, स्पिनर, मैं हिंट कर दिया, कौन भैया? शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रॉथ, एंड्रू फ्लिंटॉफ, एसेन बॉन्ड। कौन व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दो, किसका निधन हो गया हाल ही में? तो आंसर हो जाएगा शेन वॉर्न। शेन वॉर्न का हाल ही में हार्ट अटैक आने से महज 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कुछ वर्षों पहले तक वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, कुछ वर्ष पहले तक वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, लेकिन क्या करिएगा, जो आया हो जाएगा, लेकिन कम समय में चला जाए तो थोड़ा तकलीफ होता जरूर है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट हम लोग देखते हैं। हाल ही में संजीव कपूर को निम्न में से किस कंपनी के सीईओ बनाया गया है? इनमें से किस कंपनी के सीईओ
भाई जल्दी से बताओ, ISSF विश्व कप में जो काहिरा में आयोजित हुआ, श्रीनिवेथा ईसा सिंह और रुचिता विनरकर, इन दोनों ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। इसके अलावा और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है और कौन ऐसे व्यक्ति हैं? जल्दी बताओ, इसका उत्तर आप देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। स्वर्ण पदक, काहिरा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एक और प्लेयर है, उसका जल्दी से नाम बताइए आप लोग। स्वर्ण पदक जीतने वाला प्लेयर जल्दी से बताइए, क्या नाम है उनका? भूल गए नाम? हाल ही में ISSF विश्व कप जो काहिरा में हुआ, उसमें श्रीनिवेथा ईसा सिंह और रुचिता विनरकर ने जीता है स्वर्ण पदक। इसके अलावा एक पुरुष खिलाड़ी ने भी जीता है स्वर्ण पदक। वो निशानेबाजी में थोड़े ना है। जल्दी बताओ, अगर नहीं बताए, नाम याद नहीं आ रहा है। सौरभ चौधरी, अखिलेश राज ने सही बताया है। अखिलेश राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी मेहनत करते रहिए। अखिलेश राज जी, सौरभ चौधरी बिल्कुल सही उत्तर। सौरभ चौधरी ने जीता है। जल्दी से उत्तर दो भाई, आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, जिसका थीम था टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर, यानी ध्यान से सुनिए और जीवन के लिए सुनिए। मैंने बताया था भैया, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया, जिसका थीम था ध्यान से सुनिए, जीवन के लिए सुनिए। टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर, उसका थीम था। कब मनाया गया? 5 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च या 2 मार्च? जल्दी बताइए, कब मनाया गया विश्व श्रवण दिवस? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? जल्दी से उत्तर दीजिए। 5 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च? जल्दी से उत्तर दो भाई, जल्दी से आंसर करो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए भैया। इसका सही उत्तर होगा 3 मार्च, 3 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग बिल्कुल रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च। 3 मार्च को और क्या मनाते हैं? जल्दी उत्तर दो। 3 मार्च को एक और दिवस मनाते हैं, जल्दी बताओ। 3 मार्च को और क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को जल्दी बताओ और क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। जल्दी नोट करो, विश्व वन्य जीव दिवस ये मनाया जाता है 3 मार्च को। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दें, लाइक कर दो, शेयर कर दो भैया। तो चलो, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। थीम जरूर याद रखना, टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर, ध्यान से सुनिए, जीवन के लिए सुनिए भैया। इस श्रवण दिवस का थीम है और उसी दिन 3 मार्च को मनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस। इसको भी नोट कर लीजिए। आगे आइए, अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। ये किस दिवस को मनाया गया? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी एंड 24 फरवरी? जल्दी बताइए, कब मनाया गया विश्व चिंतन दिवस? विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? जो बताओगे एक डेयरी मिल्क आपको मिलेगा। जल्दी बताओ, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? जल्दी से उत्तर दो, जल्दी उत्तर दो। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? जल्दी से आंसर कीजिए। 22 फरवरी, इसका सही उत्तर होगा 22 फरवरी। 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस मनाया गया 22 फरवरी को, नोट कर लीजिए 22 फरवरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला ये नेक्स्ट, शून्य भेदभाव दिवस। मैंने बताया है शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में कब मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस। जल्दी से आंसर करो, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। आज का टेस्ट में बताना किसका कितना स्कोर आया।
किसने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर कार्ड भी गिनते रहो, लास्ट में बता देना कितना स्कोर आपका हुआ। और आज बिहार स्पेशल भी होगा, आज बिहार स्पेशल भी आपके जो 15th क्वेश्चन होते थे वो 15 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो भैया शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया, जल्दी से सभी लोग उत्तर दो और अपना स्कोर कैलकुलेट करते रहो। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। और जल्दी से अपना स्कोर कैलकुलेट भी करते रहो ताकि अंत में बताना, और जो टॉप करेगा उसको मेरे तरफ से मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, कैमरा में अंदर आकर देंगे। चलो भैया जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अंत तक जुड़े रहिए, अपना स्कोर बताइएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। किस देश में आयोजित किया जा रहा है, किस देश में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिला वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का कैवा संस्करण भैया, 12वां संस्करण। ये जरूर याद करना, आजकल एग्जाम में नंबर पूछते हैं, कैवा संस्करण है ये और कहां आयोजित किया जा रहा है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। जल्दी से उत्तर दीजिए। हाल ही में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कैवा संस्करण है, जरूर याद रखना। 12वां संस्करण कहां आयोजित हो रहा है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। तो सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहां आयोजित हो रहा है, न्यूजीलैंड। देखो ये न्यूजीलैंड की अगर बात करते हो तो न्यूजीलैंड 2 है, न्यूजीलैंड की बात करोगे तो न्यूजीलैंड 2 है, एक उत्तरी न्यूजीलैंड और एक दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, यह है दक्षिणी न्यूजीलैंड, नोट कर लो, दक्षिणी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इन दोनों को अलग करता है कौन, अलग करता है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट, साथ में मैपिंग करते चलो, कुक स्ट्रेट अलग करता है न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है, कुक जल डमरू मध्य। कुक जल डमरू मध्य, हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। कुक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है भैया, ये अलग करता है उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, वेलिंगटन है, नोट कर लीजिए। और न्यूजीलैंड में एक जनजाति निवास करती है, न्यूजीलैंड के जनजाति को क्या बोलते हैं, लिख लीजिए माओरी। न्यूजीलैंड की जनजाति कौन सी है भैया, माओरी जनजाति। और 12वां वुमेन वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति, माओरी जनजाति। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है, कुक स्ट्रेट, और इसकी राजधानी कहाँ है जी, वेलिंगटन, याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड में कौन जनजाति, माओरी। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जनजाति, ये भी नोट कर लो, एबोर्जिनिस, एबोर्जिनिस, नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के जनजाति का नाम, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जनजाति, एबोर्जिनिस। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति का नाम एबोर्जिनिस, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति का नाम एबोर्जिनिस, नोट कर लीजिए, एबोर्जिनिस। ऑस्ट्रेलिया में जो जनजाति है, जो ट्राइब है, उसका नाम है एबोर्जिनिस जनजाति। तो मेरे भाई एबोर्जिनिस ऑस्ट्रेलिया, माओरी न्यूजीलैंड, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो भैया इस बार महिला वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण कहां हो रहा है, न्यूजीलैंड में, इसको नोट करिए। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन, उत्तर दीजिए और गलत उत्तर हो तो काट लीजिएगा, सही उत्तर हो तो +1 कर दीजिएगा। और कितना स्कोर हुआ अंत में बताना। अब हम लोग इस टाइप के सीरीज हमेशा लाएंगे। हमारी कोशिश है कि एन केन प्रकरण हर तरीके से हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो, जो हमसे जुड़ता है, जो हमको टाइम देता है, हम कोशिश करेंगे उनका प्रीलिम हो। लेकिन ध्यान रखो, ये मेरे प्रयास से नहीं होगा, इस 80%, 80% ये आपके प्रयास से होने वाला है। मेरे प्रयास मात्र 20% होंगे, 80% आपको एफोर्ट करना होगा, जिसमें रिवीजन, रूटीन से पढ़ना और रेगुलर पढ़ना शामिल है। जो इंसान रेगुलर पढ़ेगा, रूटीन में पढ़ेगा और रिवीजन करेगा, रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस पेपर को भगवान बना के पढ़िए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा हमसे बोलिएगा, 100% होगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक, कल मैंने बताया है, वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता, अफगानिस्तान में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और एनजीओ, अभी अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो गया है। ऐसे में तालिबान अफगानिस्तान को संभाल नहीं पाया, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। इंडिया उसको गेहूं भेजा है। इंडिया, भारत जो है पाकिस्तान के रास्ते ट्रक में भर भर के गेहूं भेजा है अफगानिस्तान की मदद के लिए। अभी वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान में काम करने वाले
अफगानिस्तान में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसियों को और एनजीओ को क्या भेजा है, कितने रुपए भेजे हैं? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर या 4 अरब डॉलर? जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ और सही सही उत्तर दो। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसियों और एनजीओ को कितने पैसे देने का घोषणा किया है? 1 अरब यानी 1 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर या 4 बिलियन डॉलर? इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा 1 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर। सभी लोग सेशन को शेयर कर दे जल्दी से और सेशन को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। 1 बिलियन डॉलर। और वर्ल्ड बैंक की बात अगर करें तो वर्ल्ड बैंक का नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का एक और नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर का है भैया वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और इसकी स्थापना 1945 में की गई। किसके द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई। इसका रियल नेम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे है, पोटामैक नदी के किनारे है, पोटामैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है। नोट कर लीजिए, 1 अरब डॉलर का मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। कौन? वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अभी हाल ही में ऊंटों के संरक्षण की योजना लाया है? ऊंट के संरक्षण और विकास नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? जल्दी उत्तर दो। लद्दाख, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। नाम है ऊंट, तो आखिर ऊंट को कौन बचाएगा? अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, वैसे मैंने कल पढ़ाया है, फिर भी कॉमन सेंस लगा के जल्दी बताइए कौन लाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऊंट संरक्षण योजना पर काम कर रहा है भैया? लद्दाख, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? सभी लोग जल्दी से उत्तर दो। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने क्या किया भैया? ऊंटों के संरक्षण के लिए, विकास के लिए अपने बजट में एक नीति की घोषणा की है 2 दिन पहले, जिसका नाम है ऊंट संरक्षण और विकास नीति। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। जयपुर में हवा महल है, जयपुर में राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया क्या है भैया? जंतर मंतर, राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर है। इसे गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च 2022 को प्रस्तावित, यानी आज ही हो रहा है, वायु शक्ति अभ्यास, जिसमें कुल 148 विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना का 7 मार्च 2022 को प्रस्तावित कौन सा अभ्यास? वायुसेना अभ्यास, जिसका नाम है वायु शक्ति। मैंने बताया है आपको पहले भी, अगर गलती हुआ तो सबके कान कबाड़ेंगे। मेहनत करने बोल रहा हूं तो कर लो मेहनत। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। याद रखो भैया, लगातार जुड़े रहो, लगे रहो। इस बार नहीं तो कभी नहीं के फॉर्मूले पर। कभी भी तकलीफ हो,
विवेकानंद ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि याद रखो वत्स, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी तकलीफ। यदि तकलीफ होता है इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपको अगर तकलीफ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे तकलीफ है, इसका मतलब आप राह पर हैं। अगर तकलीफ नहीं हो रहा, इसका मतलब सही रास्ते पर नहीं है, शायद भटक चुके हैं। इसलिए भैया लक्ष्य बड़ा उतनी बड़ी तकलीफ, याद रखना। ये तकलीफों से घबराओ मत। चुनौती आता है तो मुस्कुराओ कि हम सही रास्ते पर हैं। चुनौती आए तो जोर से मुस्कुराओ। मुस्कुराओगे चुनौती अपने आप आधी हो जाती है। मुस्कुराने पर चुनौती आपका तकलीफ आधा हो जाता है। हमेशा मुस्कुराते रहो और क्वेश्चन बैंक रियल पैटर्न पे पढ़ाई करते रहो। तो चलो भैया, इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हाल ही में वायु शक्ति अभ्यास आज होने जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा पोखरण। अब पोखरण कहां पड़ता है जी? राजस्थान के जैसलमेर। नोट कर लीजिए, राजस्थान के जैसलमेर। और जैसलमेर का मतलब होता है पीले पत्थरों का नगर। पीले पत्थरों का नगर, जैसलमेर का मतलब पीले पत्थरों का नगर होता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण है। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण है। ठीक है, तो जैसलमेर हो गया। जोधपुर, अगर पोखरण की बात करोगे, यदि पोखरण की बात करोगे तो 1974 और 1998 में यहां पर क्या हुआ था? यहां पर भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण नोट कर लो। भारत में परमाणु परीक्षण अभी तक कितनी बार हुआ है? 2 बार, 1974 में और 1998 में। भारत में परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? पोखरण में। नोट कर लीजिए, भारत में परमाणु परीक्षण कहां किया गया? पोखरण में। पहली बार 1974 में, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और 1998 में उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत ने 2 बार किया परमाणु परीक्षण पोखरण में। और अभी वायु शक्ति अभ्यास भी कहां होने वाला है? पोखरण में। अब पोखरण किस जिले में पड़ता है? जैसलमेर। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न जल्दी से देखो और इसका उत्तर करो सेनापतियों। मेरे सेनापति, लड़ाके, वायुसेना, जल सेना और थल सेना सब लगे हो भैया, जल्दी उत्तर दो। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र, सब पढ़ाया हुआ है, MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग प्रौद्योगिकी केंद्र, टेक्नोलॉजी सेंटर, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना महाराष्ट्र के किस जिले में किया है? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने। सांगली, सिंधुदुर्ग, नागपुर या सतारा? जल्दी से आंसर कीजिए, मैंने बताया है। और अंत में स्कोर बताना, किसका कितना स्कोर हुआ, किसने कितना किया। आज पता चलेगा कि मैंने जो तैयारी कराई है उसका कितना फल मिला। ये जो पसीना बहाया है, आपने कितना बहाया, आज हिसाब होगा हमारे और तुम्हारे बीच। कर लो हिसाब बैठकर कि किसने कितना पसीना बहाया है। जल्दी से उत्तर दे दो। हम चाहते हैं कि आप मेरा सारे प्रश्नों का उत्तर दे दें, ये मेरी इच्छा है, पर देखिए आप मेरी इच्छा पर कितने खरे उतरते हैं। भैया इसका सही उत्तर होगा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में अभी क्या किया गया है? सिंधुदुर्ग में अभी MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना किया है नारायण राणे ने। नारायण राणे ने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है सिंधुदुर्ग जिले में। सिंधुदुर्ग जिले में। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। अगला है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाल ही में राकेश शर्मा ने निम्न में से किस बैंक का, राकेश शर्मा कोई नया क्वेश्चन है, राकेश शर्मा को इनमें से किस बैंक का MD और CEO बनाया गया है? इनमें से किस बैंक का MD और CEO राकेश शर्मा को बनाया गया है? राकेश शर्मा को इनमें से किस बैंक का? एक्सिस बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? जल्दी से उत्तर दे दो भाई।
जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। आईडीबीआई बैंक फुल फॉर्म क्या होता है भैया? सही उत्तर क्या होगा? आईडीबीआई बैंक। सही उत्तर इसका क्या होगा? आईडीबीआई बैंक। फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1964। 1 जुलाई 1964 को स्थापित किया गया था। आईडीबीआई बैंक को कब स्थापित किया गया? 1 जुलाई 1964। नोट कर लीजिए। आईडीबीआई बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1 जुलाई 1964। 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई। 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश के चिप निर्माता कंपनी रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प्स ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिजाइन केंद्र की स्थापना के लिए टाटा एलेक्सी के साथ साझेदारी की है? हाल ही में कौन से देश ने चिप निर्माता कंपनी रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प्स बेंगलुरु के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिजाइन केंद्र की स्थापना के लिए टाटा एलेक्सी के साथ साझेदारी की है? किस देश की कंपनी है पूछ रहा है। कौन से देश की कंपनी है? रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प बेंगलुरु में क्या स्थापित करने जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिजाइन केंद्र। ये कहां की कंपनी है? इसने टाटा के साथ, क्लियर नहीं दिख रहा है, दिखेगा क्लियर? टाटा के साथ क्या किया है? साझेदारी किया है। जल्दी उत्तर दीजिए। टाटा के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प ने टाटा के साथ किया है साझेदारी। ये किस देश की कंपनी है? सही उत्तर होगा अमेरिका। कहां की कंपनी है भैया? अमेरिका की कंपनी है। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मोहिउद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोहिउद्दीन यासीन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? मोहिउद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली भैया? जल्दी से उत्तर दीजिए। यूएई, मलेशिया, ओमान या कतर? यूएई, मलेशिया, ओमान या कतर? जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए। कहां के भैया? मलेशिया। कहां के भैया? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। यूएई की राजधानी अबू धाबी और ओमान और कतर। ओमान की राजधानी आप बताइए और कतर की राजधानी भी आप ही बताइए। ओमान और कतर की राजधानी कहाँ है? जल्दी उत्तर दो। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी दो। ओमान की राजधानी और कतर की राजधानी कहाँ है? ओमान और कतर, जल्दी से उत्तर दो भाई। ओमान की राजधानी कहाँ है और कतर की राजधानी कहाँ है भैया? ओमान की कहाँ और कतर की कहाँ? कतर की राजधानी बताया तो था जी। कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा और ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। आप लोग उत्तर नहीं देते। आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। जब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं तो आप लोग हम पर छोड़ दे रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा और ओमान की राजधानी मस्कट। मलेशिया का कुआलालंपुर, यूएई का अबू धाबी। इसका सही उत्तर होगा मोहिउद्दीन यासीन। ये मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने, मैं बढ़ाया हूं, मैंने आपको बताया है किस केंद्रीय मंत्री ने। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा की जांच के लिए, मनरेगा के कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, लोकपाल एप्लीकेशन? कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान,
गृह मंत्री अमित शाह या ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह या कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर? जल्दी से उत्तर दीजिए। किसने? जल्दी उत्तर दो, किसने? ये तो ऐसे भी आंसर कर दोगे। मनरेगा किस मंत्रालय का हो सकता है? मनरेगा कौन से मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय का भी हो सकता है क्या? नहीं। गृह मंत्रालय हो सकता है क्या? नहीं। कृषि मंत्रालय भी नहीं हो सकता। मनरेगा में कृषि का काम थोड़ा ना होता है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, मनरेगा को कौन देखता है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज। वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह। इनका संबंध बिहार से है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। इनके द्वारा मनरेगा के कंट्रोल करने के लिए लोकपाल एप्लीकेशन लाया गया है। लोकपाल एप्लीकेशन। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों कौन है? अमित शाह। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री कौन है जी? नरेंद्र सिंह तोमर। और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों अमित शाह। ग्रामीण विकास और पंचायती राज गिरिराज सिंह। और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नोट कर लो, सारे मंत्रालय आपको याद होने चाहिए। तो भाई ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने मनरेगा को कंट्रोल करने के लिए लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया। और बात करें मनरेगा की तो लिख लो, पूरे नहीं, पहली बार भारत में मनरेगा कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 को लाया गया था। भारत में मनरेगा कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 को लाया गया था। नोट कर लीजिए। और पूरे देश में मनरेगा 2009 में लागू हुआ। पूरे देश में मनरेगा 2009 में लागू हुआ। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख, इस क्वेश्चन का उत्तर जो बताएगा उसे मिलेगा एक लड्डू। चलो भैया, हाल ही में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एस.एफ. रॉड्रिक्स का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। जनरल एस.एफ. रॉड्रिक्स का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वे निम्न में से दिए गए किस अवधि के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख रहे? मैंने कल बताया था। किस अवधि के दौरान? 2 उत्तर दो, 1 सेकंड में उत्तर दो भैया। कब तक रहे सेना अध्यक्ष और किस राज्य के राज्यपाल रहे? ये भी उत्तर देना कि जो रॉड्रिक्स साहब हैं, जनरल एस.एफ. रॉड्रिक्स, जिनका निधन हो गया, ये किस राज्य के राज्यपाल भी रहे? ये भी आंसर करो। और कब से कब के बीच में ये सेना अध्यक्ष रहे? कब से कब के बीच में सेना अध्यक्ष और किस राज्य के राज्यपाल रहे? जल्दी से मेरे रणबांकुरों, बहादुरों, मेहनती इंसानों, मेरे छात्रों, जल्दी से उत्तर दे दो भाई। सन 1990 से 92, 1989 से 91, 90 से 93 या 91 से 93। और साथ में ये भी बताओ वो किस राज्य के राज्यपाल भी रहे, किस राज्य के गवर्नर रहे? रॉड्रिक्स साहब जिनका डेथ हुआ वो किस राज्य के गवर्नर रहे? सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। 1990 से 93, 90 से 93 और ये पंजाब राज्य के गवर्नर रहे। 90 से 93 और ये पंजाब राज्य के गवर्नर रहे। पंजाब राज्य के गवर्नर रहे 2004 से लेकर 2009 तक। 2009 तक ये पंजाब राज्य के गवर्नर भी रहे। पंजाब के गवर्नर और 1990 से 93 के बीच ये भारतीय सेना के प्रमुख रहे। वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे ये वर्तमान में भारत के सेना के प्रमुख हैं। नोट कर लीजिए, मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न, अपना स्कोर कार्ड काउंट करते रहना, किसका कितना स्कोर आया अंत में बताना, सबको मिलेगा इनाम। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने
रूस के सभी संस्थानों को बैंकिंग एक्टिविटी से प्रतिबंधित कर दिया है। किस बैंक ने, मैंने कल कहा था कि भैया उसे रूस के किसी संस्थान पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लगा दिया है। कौन से बैंक ने, कल मैंने बताया है किस बैंक ने रूस के प्रतिष्ठानों, सभी प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस बैंक। इसका उत्तर अगर नहीं दिए तो सोच लो क्या कर देंगे। इसका उत्तर सबको देना चाहिए। इसका उत्तर मैंने कल ही बताया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसके सारे संस्थानों के साथ अपना प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। उसके लिए उसने अधिसूचना भी जारी कर दी और आज युद्ध विराम पर रूस ने क्या कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गया है रूस। आज के न्यूज़पेपर में ध्यान दीजिएगा। तो भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। हालांकि 1921 में एक बैंक बनी थी, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक इसी का नाम बदल के 1955 में क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैं बता दूं कि इंपीरियल बैंक बना था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया था, इंपीरियल बैंक 1921 में। इसी का नाम बदल के 1955 में कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना 1955 में, उससे पहले 1921 में बना इंपीरियल बैंक। और उससे पहले क्या था, तीन अलग अलग बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऑटो कंपनी ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का एक नया ब्रांड वीडा लॉन्च किया है। मैंने कल बताया था वीडा एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक, वीडा नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक। वीडा का मतलब होता है लाइफ अर्थ लाइफ। वीडा का मतलब क्या होता है जी, अर्थ लाइफ, पृथ्वी का जीवन। अर्थ लाइफ यानी पृथ्वी का जीवन। इसके नाम से वीडा, उसको बोलते हैं दूसरी भाषा में वीडा नाम से एक बाइक लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक। किसने लॉन्च किया जल्दी बताओ, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, होंडा या टीवीएस मोटर? जल्दी बताओ भाई, किसने लॉन्च किया है वीडा नाम की बाइक? किसने लॉन्च किया, जल्दी से उत्तर दो। और सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाओ। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन दबा दो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। एक बच्चा 50 बच्चे को कम से कम, तभी जुड़ेगा लोग। चलो भाई जल्दी से जुड़ जाओ और लोगों को जोड़ लो। चलो जल्दी से उत्तर दो। इसका सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स हीरो मोटरकॉर्प। हीरो के सीईओ कौन है, पवन मुंजाल। हीरो के सीईओ कौन है भैया, पवन कुमार मुंजाल। नोट कर लीजिए, हीरो के सीईओ कौन है, पवन मुंजाल। वीडा बहुत इंपॉर्टेंट, वीडा किसने लॉन्च किया, हीरो ने। आगे आइए, निम्न में से किस आईआईटी द्वारा, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए इसके महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार दिया है? जल्दी उत्तर दो। मैंने कल ही बताया था, गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार राजीव रंजन मिश्रा को दिया गया है, गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार। और कल मैंने बताया था फिक्की के बेस्ट जूरी अवार्ड, कि फिक्की के 9वें संस्करण के बेस्ट जूरी अवार्ड जल पुरस्कार में फिक्की वाटर प्राइज में बेस्ट
वाटर प्राइज का अवार्ड किसको मिला था? स्वच्छ गंगा मिशन को। बेस्ट वाटर प्राइज फिक्की के 9वें संस्करण के जूरी अवार्ड के लिए, विशेष जूरी अवार्ड के लिए क्या मिला? वाटर प्राइज मिला है। किसे मिला भैया? तो स्वच्छ गंगा मिशन को मिला है। और मिशन क्लीन गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा हैं। इनको ये पूर्व है भाई, पहले के हैं, पूर्व प्रमुख है। अभी वर्तमान में कौन है? तो जी अशोक कुमार। वर्तमान में कौन है भैया? क्लीन गंगा मिशन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार। ये पूर्व महानिदेशक हैं राजीव रंजन मिश्रा। इनको मिला है किस आईआईटी के तरफ से अवार्ड? जल्दी से उत्तर दीजिए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी दिल्ली? जल्दी बताओ। अच्छा, 2 जगह आ गया दिल्ली, कोई बात नहीं, दिल्ली आंसर नहीं होगा, बाकी 2 में से सिलेक्ट हो। जल्दी उत्तर दीजिए। कौन आईआईटी, कौन से आईआईटी है जिसने अभी राजीव रंजन मिश्रा को, राजीव रंजन मिश्रा जो पूर्व महानिदेशक हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वर्तमान में कौन है भैया? जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार, नोट कर लीजिए। वर्तमान महानिदेशक जी अशोक कुमार, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने दिया है। आईआईटी रुड़की। सभी लोग जुड़े रहो, लगातार सेशन को शेयर करते रहो और अंत में स्कोर बताना किसका कितना स्कोर हुआ। आज का सेशन द बेस्ट सेशन होने वाला है। वजह क्या है? क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर टेस्ट हो रहा है कि आपने आज तक क्या सीखा। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा आईआईटी रुड़की। और आईआईटी रुड़की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। भारत में स्थापित होने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की। रुड़की जो है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो बाद में आईआईटी बना, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में स्थापित होने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। और भारत में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है। भारत में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है। और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए अगला प्रश्न का। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसका थीम था नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेल्फी कल्चर, नेचर, इसका थीम था नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेल्फी कल्चर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? पूछ रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च? जल्दी से उत्तर दीजिए। कब मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च? थीम क्या था भैया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाते हैं? हमारे सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कि आपका जो त्याग है उस वजह से हम आज जिंदा हैं, हम शांति से जीते हैं, अपने घरों में शांति से रहते हैं, ये आपकी वजह से। इसके लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे या सेफ्टी डे। थीम था नेचर यंग माइंड डेवलप सेल्फी कल्चर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 मार्च। सही उत्तर क्या होगा भैया? 4 मार्च। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसका सही उत्तर होगा 4 मार्च। सही उत्तर होगा क्या? 4 मार्च। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, अगला आइए नेक्स्ट। विश्व एनजीओ दिवस, वर्ल्ड एनजीओ डे हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? वर्ल्ड एनजीओ डे किस तारीख को मनाया गया? जल्दी से उत्तर दीजिए। 1 मार्च, 2 मार्च, 28 फरवरी या 27 फरवरी? वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? जल्दी से दीजिए उत्तर। 1 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च, 28 फरवरी या 27 फरवरी? विश्व एनजीओ दिवस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन को के लिए विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मार्च, 2 मार्च, 28 फरवरी या 27 फरवरी? इसका सही उत्तर होगा 27 फरवरी। नोट कर लीजिए। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाते हैं? 27 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। आप लोग भूल जा रहे हैं, सभी लोग उत्तर दीजिए। नेक्स्ट आइए, अगला करंट बनाइए। टाटा ने
आईपीएल 2022 में किस पेमेंट गेटवे मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, जितना भी है जिसके द्वारा आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, तभी टाटा ने आईपीएल 2022 के लिए किस कार्ड भुगतान नेटवर्क को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? टाटा ने आईपीएल 2022 के लिए, आईपीएल का मैच शुरू हो गया है, मार्च में आईपीएल का मैच शुरू होने वाला है जो अप्रैल तक चलेगा। आईपीएल के भी 2 नई टीमों ने हिस्सा लिया है। कौन कौन? गुजरात टाइटन और लखनऊ जायंट्स और गुजरात टाइटन ने 2 नए टीम आईपीएल में आ गए हैं। तो आईपीएल के टाटा ने आईपीएल 2022 के लिए किस कार्ड भुगतान नेटवर्क को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी रुपे कार्ड, ऑप्शन सी वीजा कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस। बताइए जल्दी से, किसको बनाया है टाटा ने अपना ऑफिशियल पार्टनर? इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपे कार्ड। सही उत्तर होगा भैया इसका रुपे कार्ड। नोट कर लीजिए। टाटा ने नया करंट मिला आपको। टाटा ने आईपीएल 2022 के लिए किस कार्ड भुगतान नेटवर्क को बनाया है अपना ऑफिशियल पार्टनर? तो लिख लीजिए रुपे कार्ड। रुपे कार्ड को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। जल्दी से नोट कर लीजिए रुपे कार्ड को। नेक्स्ट आइए, अगला नेक्स्ट आइए भाई। 31वां दक्षिण पूर्वी एशिया खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश को मिली है? 31वें साउथ ईस्ट एशियाई गेम का मेजबानी, यानी यह खेल किस देश में आयोजित होने वाला है? मेजबानी का मतलब यह खेल किस कंट्री में आयोजित होने वाला है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या म्यांमार? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल कहां आयोजित होने वाला है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या म्यांमार? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से चुनिए। इसका सही उत्तर होगा वियतनाम। इसकी सही उत्तर क्या होगा जी? वियतनाम। नोट कर लीजिए वियतनाम। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर है जिसे बनाया था सूर्यवर्मन ने बनाया था। और लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया, नोट कर लीजिए, दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश है जो लैंड लॉक्ड है। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को कौन अलग करता है? वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है 17 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। नोट कर लीजिए 17 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसको अलग करता है जी? दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम से। जल्दी से बनाइए। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से कौन अलग करता है? 17 डिग्री चैनल। और अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया, लाओस साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र देश है जो लैंड लॉक्ड है। और म्यांमार, इसकी राजधानी वर्तमान में नई पेइटो है। इसकी राजधानी नए पेइटो है। नोट कर लीजिए। टोटल दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने देश हैं? 10। दक्षिण पूर्वी एशिया, देखो भैया, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करोगे, अगर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो इनके ग्रुप को बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं भैया? आसियान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। इसका हेडक्वार्टर, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? जकार्ता। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन का नाम है आसियान और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो। विश्व मोटापा दिवस मैंने कल ही बताया है। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी उत्तर दो।
विश्व मोटापा दिवस कब मनाते हैं? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च। विश्व मोटापा संघ के द्वारा विश्व मोटापा, दुनिया में मोटापा एक बड़ी बीमारी है और मैंने बताया था कल, दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग यूरोप में हैं और अमेरिका में हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग यूरोप में और अमेरिका में। डिप्रेशन और मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। कहाँ की? अमेरिका की और यूरोप की। यूरोप के जितने भी विकसित देश हैं वहां की सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन, अकेलापन और मोटापा। तो विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर दीजिए भैया। इसका सही उत्तर है 4 मार्च। 4 मार्च को मनाते हैं विश्व मोटापा दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है विश्व मोटापा दिवस। 4 मार्च दुनिया में मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व मोटापा दिवस। अगला प्रश्न काफी मार्वेलस है, इसका उत्तर दीजिए। हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी बन गया? जल्दी से उत्तर दीजिए। देश का 12वां खिलाड़ी बन गया। जल्दी से उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो। प्रश्नों का मजा लेकर आंसर करो और सेशन को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो। भैया जल्दी उत्तर दीजिए। कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो टोटल 100 टेस्ट मैच खेल लिए? ऐसा करने वाले भारत के कैवा खिलाड़ी बन गए? 12वां। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग, इससे पहले सचिन तेंदुलकर, इस राहुल द्रविड़, ये लोग खेल चुके हैं 100 टेस्ट मैच। ये 12वां खिलाड़ी बन गए। इनका सही उत्तर होगा विराट कोहली। सही उत्तर होगा विराट कोहली। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले कैवा भारतीय हो गए? 12वां भारतीय। और बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, भारत के कौन ऐसा खिलाड़ी है एकमात्र जिसने 200 टेस्ट मैच खेले हैं? जल्दी बताओ, भारत के कौन सा खिलाड़ी है जिसने 200 टेस्ट मैच खेले हैं? जल्दी से उत्तर दो भाई, सभी लोग आंसर करो जल्दी से। भारत के सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। और दूसरे खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़, जिन्होंने सेकंड नंबर पे 164 है ना, टेस्ट मैच खेले हैं। और 100 टेस्ट मैच खेलने वाले टोटल कितने हो गए? 12 प्लेयर हो गए जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेला है। देख लीजिएगा उसका कितना खेले हैं। हो गया रोहित शर्मा। ये तीनों फॉर्मेट, टी20, टेस्ट और वनडे, तीनों के कैप्टन कौन हो गए? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल के नाम था। टी20 में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल के नाम था। उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारे रोहित शर्मा ने टी20 में सबसे अधिक रन बना डाले। इसके अलावा दुनिया की एकमात्र टीम बन गई भारतीय टीम जो 1000 वनडे मैच खेल ली। 1000 वनडे खेलने वाली एकमात्र टीम भारतीय क्रिकेट टीम। इसके अलावा लगातार 13 टी20 जीतने वाली टीम भी कौन बन गई? भारतीय क्रिकेट टीम। नोट कर लो मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया? मराठी भाषा गौरव दिवस 21 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी या 24 फरवरी? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। कब मनाया जाता है मराठी भाषा गौरव दिवस? जल्दी से उत्तर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। किस तारीख को मनाया जाता है मराठी भाषा गौरव दिवस? 21 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी या फिर 24 फरवरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 फरवरी। 27 फरवरी को मनाया जाता है मराठी भाषा गौरव दिवस। और सुनो, सेशन को शेयर कर दो। सेशन को कम से कम एक बच्चा 50 बच्चे को शेयर कर दो। सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, हर जगह सेशन को शेयर कर दीजिए और लगातार अब जुड़े रहिए। अब महाक्रांति, एमसीक्यू क्रांति आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रांति। अब क्रांति आने वाला है हजार क्वेश्चन का। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। 27 फरवरी को मनाया जाता है मराठी भाषा गौरव दिवस। हाल ही में पूजा जात्यान ने दुबई में पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? पूजा जात्यान, हमने पढ़ाया था आप लोगों को। पूजा जात्यान ने कौन सा पदक जीता है? और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई। ऐसा करने वाली पूजा जात्यान, ऐसा पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई।
पैरा ओलंपिक, पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप दुबई में आयोजित हुआ। इसको नोट कर लीजिए। दुबई कहाँ है भैया? तो यूएई में है। दुबई में पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप दुबई में आयोजित हुआ। पूजा जात्यान अपने अवार्ड को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। इसका सही उत्तर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल। पूजा जात्यान ने सिल्वर मेडल जीता है। पूजा जात्यान ने सिल्वर मेडल जीता है और अभी तक किसी भी भारतीय महिला ने इस तरह का अवार्ड नहीं जीता था। तो पूजा जात्यान पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप जो दुबई में आयोजित हुआ उसमें रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बन गई। और एक बात और लिख लो, बात चली दुबई की तो दुनिया का पहला शहर जो पेपरलेस हुआ, दुनिया का पहला शहर जो पेपरलेस बना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पहला शहर, पहला डिजिटल सिटी, दुनिया का पहला डिजिटल सिटी बनने वाला कौन बन गया भैया? दुबई। और दुबई में यूएई ने हाल ही में संजय दत्त को गोल्डन वीजा प्रदान किया था। यूएई ने अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा भी प्रदान किया था। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए अगला। हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया है? गूगल प्ले पास सर्विस, जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए। नेहा पांडे, प्रेम कुमार, अभिषेक कुमार पांडे, मोहम्मद जकी अनवर, दीप्ति, जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। हाल ही में गूगल को अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस लिए? भारत को फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बताया था मैंने। गूगल ने भारत को, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया में शुरू किया है। गूगल प्ले पास सर्विस इंडिया, भारत में शुरू किया गया मेरे भाई। गूगल किस लिए? भारत में फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से, हम लोग कहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं? गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले पास सर्विस इंडिया में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? गूगल ने। गूगल के सीईओ की बात करें तो यह सुंदर पिचाई हेडक्वार्टर का है जी? यूएसए के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया। संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं लैरी पेज। इसके संस्थापक हैं लैरी पेज। वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नोट कर लीजिए, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। तो गूगल ने गूगल प्ले पास सर्विस किस लिए? फ्री में एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इंडिया में शुरू किया है। नोट कर लीजिए। आगे आइए नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है? एलआईसीओ के आईपीओ लाना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसमें कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? सुमित कुमार, नवीन कुमार जी, दानिश सुल्तान, सिन्हा सीडीपीओ, जकी अनवर, श्रीवास्तव जी। चलिए जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए। निकिता, जितने लोग जुड़े हैं आज देखता हूं कौन जीतता है इस सीरीज को। इस सीरीज में सबसे अधिक स्कोर कौन लाता है? अपने स्कोर भी काउंट करते चलिएगा सभी लोग। कितना आंसर आप लोगों ने सही किया, सभी लोग अपना स्कोर काउंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा 20%। बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब किसी कंपनी को पहली बार बेचते हैं, दो टर्म आता है स्टूडेंट, सुन लो, दो शब्द आता है, निवेश और विनिवेश। निवेश इन्वेस्टमेंट, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब पैसा लगाना और विनिवेश का मतलब पैसा निकालना। यानी कंपनी को जब बेचते हैं तो उसी को बोलते हैं विनिवेश। अभी सरकार ने एलआईसी को बेचने का निर्णय लिया है। सरकार एलआईसी को बेचेगी। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर लोड कर लीजिए। उसमें पहली बार जब बेचा जाए तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरी बार जब बेचा जाए तो उसको बोलते हैं फाइनल पब्लिक ऑफर। पहली बार जब बेचा जाए तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरी बार जब बेचा जाए तो उसे बोलते हैं फाइनल पब्लिक ऑफर। तो कितना प्रतिशत? 20% बेचने का ऐलान किया है। नेक्स्ट आइए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में
डुडोंग के संरक्षण के लिए भारत के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है? जल्दी उत्तर दीजिए। डुडोंग एक जीव होता है। डुडोंग एक जीव होता है जिसका नाम जिसको जो डॉल्फिन जैसा दिखता है, स्तनधारी है। डुडोंग पानी में रहने वाला एक जीव है जो मैमल्स है, स्तनधारी है, जो बच्चे को जन्म देता है, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे उसे स्तनधारी कहते हैं। तो ये डुडोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय किस राज्य ने लिया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? डुडोंग संरक्षण रिजर्व, इसका निर्णय किसने लिया है? किस सरकार ने लिया है? जल्दी बताओ, ये सब पढ़ाया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिया गया है भाई, नोट कर लीजिए, तमिलनाडु। और डुडोंग क्या है भैया? डुडोंग एक स्तनधारी है, पानी में रहने वाला डॉल्फिन के जैसा एक मैमल है। और पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी किसको अलग करता है? भारत को श्रीलंका से। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, नोट कर लीजिए। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? जल्दी नोट कर लो, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नोट कर लीजिए। डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहां बनाया गया है? तमिलनाडु में, राजधानी चेन्नई। नेक्स्ट आइए अगला। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो बनाया गया है? किस देश के साथ? अभी बताया हूं कि भारत का राजनयिक संबंध बेल्जियम के साथ, नीदरलैंड के साथ 75 साल पूरे हो गए और हमारा आजादी का भी 75 साल पूरा हो गया, मैंने कल ही बताया था। तो किस देश के साथ हमारे राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो लॉन्च किया गया है? बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्वे या पोलैंड? बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्वे या पोलैंड? बेल्जियम। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? बेल्जियम। इसे नोट कर लीजिए। बेल्जियम, नीदरलैंड, इन दोनों के साथ संबंध के कितने साल पूरे हो गए? 75 वर्ष। हम लोग आजादी के भी कितने साल पूरा कर लिए? 75 साल। इसको भी नोट कर लीजिए। आजादी के अभी तुरंत हम लोग इसके बाद बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन लाएंगे। लगातार जुड़े रहो और तैयार रहो। चलो भैया नेक्स्ट आते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। चलो भैया, पूर्व स्पिनर सोनी रामदीन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस देश के खिलाड़ी थे? सोनी रामदीन, जल्दी उत्तर दो, किस देश के थे? भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश? किस देश के खिलाड़ी थे सोनी रामदीन? सोनी रामदीन किस देश के हैं भैया? जल्दी उत्तर दो। सोनी रामदीन किस देश के हैं जिनका निधन हो गया? सभी लोग आंसर करिए। इसका सही उत्तर होगा वेस्ट इंडीज। सोनी रामदीन कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। नोट कर लीजिए। वेस्ट इंडीज कैरेबियन सागर का एक देश है। आगे आइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया है? किस राज्य में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पढ़ाया हुआ है? जल्दी उत्तर दो। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट बैंक सखी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। प्रोजेक्ट बैंक सखी की शुरुआत किया गया है किस राज्य में? सही उत्तर क्या होगा? उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? जल्दी से उत्तर दीजिए। किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी की शुरुआत किया गया है? किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में सुन लो, बताया हूं। उड़ीसा का पुरी शहर दुनिया का एकमात्र शहर बन गया जहां 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध है। उड़ीसा दुनिया का एकमात्र राज्य बना जो फीफा का स्कूल फुटबॉल क्लब बनाया है। फीफा का स्कूल फुटबॉल क्लब बनाने वाला दुनिया का एकमात्र राज्य कौन बन गया? उड़ीसा। भारत का एकमात्र शहर बन गया पुरी, जहां 24 घंटे पीने का साफ पानी सबको मिलेगा। और उड़ीसा दुनिया का एकमात्र राज्य बन गया जो फीफा का स्कूल फुटबॉल क्लब बनाया है। उड़ीसा राज्य का एकमात्र राज्य बन गया जिसने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। हेल्थ कार्ड लॉन्च करने वाला दुनिया का एकमात्र
भारत का एकमात्र राज्य बन गया उड़ीसा। नोट कर लीजिए, आगे आओ भैया। ये सारा मैं रिवीजन, जितना भी पुराना पढ़ाया हूं, मेरी कोशिश है कि मैं रिवीजन कराता चलूंगा। क्लियर है? चलिए अगला आइए। हाल ही में भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है? किस क्षेत्र से, कौन से देश से, किस देश से? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। जकी अनवर, रितेश राज, मिशन 50 वाले अजय जी, सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त क्षेत्र से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा यूक्रेन। कौन नहीं बताएगा? अगर यह प्रश्न का उत्तर गलती हुआ तो सोच लो क्या करेंगे। भैया गंगा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यूरोप में यूक्रेन और रूस की सीमा पर एक नदी बहती है, वोल्गा नदी। एक नदी बहती है वोल्गा। वोल्गा नदी को यूरोप की गंगा कहते हैं। वोल्गा नदी को यूरोप की गंगा कहा जाता है। नोट कर लो, वोल्गा नदी को यूरोप की गंगा कहते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? गोंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन से कहां लाया जा रहा है? भारत लाया जा रहा है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ऑपरेशन गंगा इस बार परीक्षा में आना तय है। ऑपरेशन गंगा। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई और निम्न में से कौन सी आईआईटी संयुक्त रूप से ओशन 2022 सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली? दो बार आ गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली से ज्यादा प्यार हो गया है। किसके साथ मिलकर अभी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई और किस आईआईटी के साथ मिलकर ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास? जल्दी से उत्तर दीजिए। किस आईआईटी के साथ मिलकर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान क्या कर रही है भैया? आयोजित किया है ओशियन 2022 सम्मेलन। आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। कौन सा हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आ जाओ भाई। हाल ही में भारत और किस देश की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 में आगरा में हुआ है? 19वीं सैन्य सहयोग बैठक हाल ही में भारत और किस देश की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आगरा में आयोजित हुआ है? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस या रूस? किस देश ने अभी आगरा में अपना सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन किया है? जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? किस देश ने सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन किया है? इजराइल में, अमेरिका में, फ्रांस में या रूस में? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? अमेरिका। सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका ने आयोजित किया है आगरा में। आगरा, आगरा प्रेम की नगरी कहा जाता है इसे। आगरा को प्रेम की नगरी कहते हैं। आगरा में ताजमहल है, आगरा में लाल किला है, आगरा में जामा मस्जिद है, आगरा में मोती मस्जिद है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा है। आगरा सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा नगर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। और आगरा में सैन्य सहयोग बैठक किया अमेरिका ने। निम्न में से किस कंपनी के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक असनीर ग्रोवर को जबरदस्ती धक्का देकर निकाल दिया गया? ऐसा लिखा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा ही हुआ। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण असनीर ग्रोवर जो कि उस कंपनी के संस्थापक थे, उनको धक्का देकर कंपनी से बाहर निकाला गया है। वो किस कंपनी के थे? भारत फोन पे, भारत पे, पेटीएम या फिर मोबीक्विक? किस कंपनी के थे भाई संस्थापक? किस कंपनी के संस्थापक प्रबंध निदेशक को हटा दिया गया है जबरन? बताओ भैया, बताया था मैंने। इसका सही उत्तर होगा असनीर ग्रोवर जी को हटाया गया है भारत पे से। भारत पे मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ। गलती हुआ, मेरा डेली क्लास लेने वाला बच्चा से गलती हुआ तो घुस के कान कबाड़ेंगे भैया। याद करो, आज जिसके स्कोर ज्यादा हुए उसे आज मिलेगा लड्डू। इंतजार करते रहो लड्डू खाने का। तो भारत पे से निकाला गया है असनीर ग्रोवर को। अगला प्रश्न जल्दी से देखो। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभावों के खोज के खुशी में, रमन प्रभावों के खोज की खुशी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 28 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी? जल्दी बताओ किस तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? रमन प्रभाव। आप जानते हैं कि भारत के 2 वैज्ञानिक को
फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, एक सीवी रमन और दूसरा एस चंद्रशेखर, दो लोगों को मिला है भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एकमात्र व्यक्ति रामकृष्णन। रामकृष्णन को क्या मिला है? रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज और बायोलॉजी का नोबेल प्राइज यानी मेडिसिन का नोबेल प्राइज एकमात्र भारतीय को मिला है, जिसका नाम है कौन? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। और भारत के दो व्यक्ति हैं जिनको साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है, एक रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा बीएस नायपाल। और भारत के दो व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, एक मदर टेरेसा और दूसरा कैलाश सत्यार्थी। ये नाम को याद रखना, भूलना मत। भारत में जिसको जिसको नोबेल प्राइज मिला मैं सबका नाम बता दिया हूं। तो भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नोट कर लीजिए मेरे भाई। आगे आते हैं नेक्स्ट। हाल ही में हरित ऊर्जा लक्ष्य और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और निम्न में से किसके बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ? मैंने बताया है अभी भारत में कौन सा पेट्रोलियम कंपनी है जिससे हरित अर्थव्यवस्था पर काम करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को एक नई दिशा देने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा HPCL। सही उत्तर क्या होगा भैया? HPCL। HPCL नोट कर लीजिए, HPCL। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ भाई। हेरथ या हरा, शिव की रात, हरा की रात या शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, किस राज्य सरकार या किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? भाई हरा की रात नाम का उत्सव महाशिवरात्रि को हरा के रात नाम से यानी हेरथ नाम से क्वेश्चन आ जाएगा। हेरथ महोत्सव कौन मनाता है? हेरथ महोत्सव कौन मनाता है भैया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या पंजाब? सही उत्तर बताओ जल्दी से उत्तर बताओ। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने मनाया है हेरथ उत्सव? महाशिवरात्रि को हेरथ उत्सव के रूप में मनाया है। सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी पहली महिला चेयरपर्सन, सेबी की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? माधवी पुरी बूच, सुमिति शर्मा, आशा पारिख या रबीना दुग्गल? बताइए कौन भैया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सभी लोग आंसर करिए। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैंने पढ़ाया था, माधवी पुरी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और सेबी का जो स्थापना है वो हुआ था 1988 में। कब स्थापना हुआ? 1988 में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई। और सेबी को स्वायत्त संस्था का दर्जा कब मिला? 1992 में। स्वायत्त संस्था का दर्जा कब मिला? 1992 में। स्थापना 1988 में। नोट कर लीजिएगा। सेबी करता क्या है? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और वायदा बाजार को कंट्रोल करता है। शेयर बाजार 3 काम करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है और वायदा बाजार को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कर लीजिए अगला प्रश्न। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब वीडियो से भारत के लोग कितना पैसा कमाए हैं? हम लोग भी यूट्यूब पे भैया, हम लोग भी कमाई में शामिल हैं। नहीं, यूट्यूब पे शामिल है मतलब कमाई में आप भी शामिल हैं। चलो भैया, अभी यूट्यूब ने, भारत के लोगों ने यूट्यूब से कितना का कारोबार किया है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के रिपोर्ट के अनुसार भैया भारत के लोगों ने यूट्यूब से कितना कमाया है? 6800 करोड़ कमाया है। भारतीयों ने यूट्यूब का पूरा जम के इस्तेमाल किया है। सभी लोग आज यूट्यूब पे हैं। 6800 करोड़। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। अगला है भैया, हाल ही में किस शहर के नए पुलिस आयुक्त के रूप में आईपीएस अधिकारी संजय पांडे को नियुक्त किया गया है? किस शहर के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं भैया? नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे बने हैं। किस शहर के? कौन से शहर के? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद? किस शहर के पुलिस आयुक्त बने हैं संजय पांडे? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा मुंबई।
मुंबई। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते रहिए, अंत में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म है जिसे हाल ही में जर्मनी देश ने अवार्ड मिला। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य ने बनाई है? किस भारतीय राज्य के द्वारा यह बनाया गया है मूवी? जल्दी बताइए, किस भारतीय राज्य के द्वारा बनाया गया है बिफोर आई डाई नामक मूवी? किसके द्वारा बनाया गया है? किस सरकार के द्वारा, किस राज्य द्वारा बनाया गया है बिफोर आई डाई? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने बनाया है बिफोर आई डाई फिल्म किसने बनाया? हरियाणा राज्य ने। इसे जर्मनी में क्या मिला है? अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण। हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से किस भारतीय कंपनी ने रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए समझौता किया है? जल्दी बताइए, रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता हुआ है? किस भारतीय कंपनी? जल्दी बताइए। अभी खूब काम कर रहा है अडानी। क्या आंसर होगा? अडानी सोलर और स्मार्ट पावर इंडिया, इसके साथ कौन किया समझौता? अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। ये अमेरिका की कंपनी है। इसने भारत के अडानी सोलर स्मार्ट पावर इंडिया के साथ क्या किया है? छतों पर सोलर एनर्जी लगाने का, सोलर प्लेट लगाने का समझौता किया है। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य में आयुष हेल्थ केयर सेंटर विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी? केंद्रीय आयुष और बंदरगाह परिवहन जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल क्या है जी? केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, पोत परिवहन, राजमार्ग, जल मार्ग मंत्रालय किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? आयुष हेल्थ केयर सेंटर। कितने रुपए की लागत से? 100 करोड़ रुपए की लागत से। कहां किया है? असम में, सिक्किम में, नागालैंड में या बिहार में? जल्दी बताओ, किस राज्य में लॉन्च किया गया आयुष हेल्थ केयर सेंटर 100 करोड़ की लागत से? किसने लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल, जो वर्तमान में आयुष मंत्री भी हैं और पोत, बंदरगाह, परिवहन और जलमार्ग मंत्री भी हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 5 मार्च को स्वेच्छाग्रह का आयोजन किया? स्वेच्छाग्रह, स्वच्छता के लिए, गांधी जी के नाम पर स्वच्छता के लिए स्वेच्छाग्रह नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? किस मंत्रालय के द्वारा? जल्दी बताइए। जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? बताइए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया स्वेच्छाग्रह? भैया, पानी को भी स्वच्छ रहना जरूरी है, घर को भी स्वच्छ रहना जरूरी है और संस्कृति भी हमारी स्वच्छ हो, इसलिए आंसर तीनों हो जाएगा। ये तीनों मंत्रालय। साथ में एक चीज और है, सुलभ इंटरनेशनल, नोट कर लो। साथ में सुलभ इंटरनेशनल ये भी शामिल था। यानी 3 मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय प्लस सुलभ इंटरनेशनल। इसके संस्थापक हैं बिंदेश्वरी पाठक, ये बिहार के हैं। आज जो सुलभ शौचालय देखते हैं ना भैया, आज जो सुलभ शौचालय देखते हैं हर जगह, बिंदेश्वरी पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। ये भी शामिल है स्वेच्छाग्रह में। कब आयोजित किया गया? 5 मार्च। ये याद करना जरूरी है। नेक्स्ट आओ, यूके इंडिया सस्टेनेबल कूलिंग पहल फर्म करने के लिए तेलंगाना सरकार और विश्व के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? यूके इंडिया सस्टेनेबल कूलिंग पहल कर्म के लिए तेलंगाना सरकार ने किसके साथ समझौता किया भैया? किस विश्वविद्यालय के साथ किया है? बर्मिंघम विश्वविद्यालय। नोट कर लीजिए, बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है तेलंगाना सरकार ने। नोट करिए। अरे बर्मिंघम विश्वविद्यालय कहाँ है जी? इंग्लैंड में। कहाँ है भैया? इंग्लैंड। हार्वर्ड यूएसए में, स्टैनफोर्ड यूएसए में, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। इंग्लैंड। नोट कर लीजिए, नोट करो। अगला नेक्स्ट आते हैं भाई। हाल ही में 4 मार्च 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बातचीत कहां की गई? ढाका, कासिम बाजार, दिल्ली या बेंगलुरु?
भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बातचीत भारत और बांग्लादेश के बीच कहा किया गया? 4 मार्च को ढाका, कासिम बाजार, दिल्ली या बेंगलुरु? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली में आयोजित हुआ 4 मार्च 2022 को भारत बांग्लादेश वाणिज्य सचिव स्तर की बातचीत कहाँ हुआ? ढाका, दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, 4 मार्च 2022 को 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया। आजकल बांग्लादेशी छात्र इंडिया में पढ़ने को इच्छित हैं और 1000 बांग्लादेशी छात्रों को क्या मिलेगा? स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति। बांग्लादेश के नोट कर लो, 1000 छात्र को भारत सरकार क्या देगी? स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति बांग्लादेशी छात्रों को मिलेगा। कितने? 1000। अभी स्टडी इन इंडिया पर एक बैठक आयोजित किया गया है, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बताइए कहां आयोजित किया गया? कहां? बांग्लादेश के छात्रों के लिए, भारत में पढ़ाई करने के लिए भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहां पर बैठक आयोजित किया है? तो भैया पढ़ना है बांग्लादेश के छात्रों को, तो कहां पर बैठक करेंगे? ढाका में। तो चलिए, ये आज का अंतिम प्रश्न था। कैसा लगा सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच जाए। एक चीज और सुन लो, कितना स्कोर हुआ ये भी बता दो। कितना स्कोर हुआ जल्दी से बताओ, किसने कितना स्कोर किया, किसका कितना स्कोर रहा, कौन टॉप किया, देखता हूं। चलो भैया, तो सेशन को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, लाइक कर दीजिए।